न्यूजीलैंड इंडिया में अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता। न्यूजीलैंड इंडिया में अभी तक कोई ओडीआई सीरीज नहीं जीता। Nice. जी भाई, आपके दिल को ठंडक पड़ गई। अब कंबल लेकर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया में टी20 सीरीज जीता है। थैंक गॉड यार, कुछ तो सीरीज जीतेंगे हम। नहीं तो जय महापुरुष तो कह रहे थे एक बार हारे मजा आया, दूसरी बार हारे और मजा आया, तीसरी बार हाँ अब तो आदत सी है मुझको हाँ ऐसे जीने में। लेकिन इन्होंने जो शिकवा इंडियन क्रिकेट फैंस को दिया है ना, वो तो बुलाए नहीं भूलेगा। जीजी भाई के कारनामे डिस्कस करने के बाद हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया की और न्यूजीलैंड की कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी, और ये चवानी के किंग की भी थोड़ी सी तारीफ कर देंगे। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। न्यूजीलैंड और इंडिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया ने पिछली 4 की 4 सीरीज जीती हैं और न्यूजीलैंड ने 2018-19 वाली सीरीज जीती थी 2-1 से। इस बार देखते हैं कि क्या थाला का मैजिक चलता है या फिर न्यूजीलैंड 7 साल बाद कोई सीरीज जीतेगी इंडिया के खिलाफ। और लास्ट टाइम वो इंडिया में टी20 सीरीज 2012 में जीते थे। पहला टी20 मैच नागपुर में होने वाला है। वहां पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 146 है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 125 है। तो आप एक स्लो और स्लगिश विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 8 बार जीती है और बैटिंग सेकंड करते हुए 4 बार। यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 219 का है एंड गेस व्हाट, लोएस्ट स्कोर 79 रन का है, जो कि इंडिया का ही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि 2016 वाले टी20 वर्ल्ड कप में आया था। जो हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ था वो 123 का था और जो डिफेंड हुआ था वो भी 123 का ही था। अब दोनों टीम्स की स्क्वाड और पॉसिबल प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। हम पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 और उनके बैकअप्स की डिस्कशन कर लेते हैं। और मैंने ये प्लेइंग 11 इनके वर्ल्ड कप स्क्वाड को मद्देनजर रखकर ही बनाई है। टिम रॉबिन्सन और डेवन कॉनवे ओपनिंग में आएंगे। रचिन रविंद्रा और डैरेन मिचेल आपको 3 और 4 पर दिखेंगे। ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल आपको नंबर 5 और 6 पर दिखेंगे एज ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स। जिमी निशम एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको नंबर 7 पर दिखेंगे। मिचेल सैंटनर फाइनली इस सीरीज में अपनी शक्ल दिखाएंगे, क्योंकि इस बार तो कैप्टन है तो खेलना तो पड़ेगा ही। मैट हेनरी और जैकब डफी आपको फास्ट बॉलर की ऑप्शन देंगे। सीएसके और आरसीबी फैंस के साथ साथ मैनेजमेंट की भी इन पर नजरें बनी रहेंगी। ईश सोडी आपको नंबर 11 पर देखेंगे एज अ मेन लेग स्पिनर। इनकी प्लेइंग 11 तो तैयार हो गई है। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स बच गए हैं और क्या ऑल्टरनेटिंग 11 हो सकती है। मार्क चैपमैन, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और साथ में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी ऑफर करते हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में तबाही मचाई थी। उन्होंने 78 रन मारे थे 28 बॉल्स में। तो ऐसा भी हो सकता है कि टिम रॉबिन्सन, जो कि इनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, उनको बाहर कर मार्क चैपमैन को खिला दें नंबर 4 पर और बाकी सारे बैट्समैन को एक एक ऑर्डर ऊपर कर दें। बेवन जैकब्स भी हैं टीम में, जो कि एक फिनिशर हैं और पहले मुंबई इंडियंस के लिए स्क्वाड में रह चुके हैं। जैक फॉक्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, पर मैंने उन्हें इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं है। और आपके पास 11 में ऑलरेडी जिमी नेशम है, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। काइल जेमिसन इनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड की रिजर्व में है, लेकिन मेन स्क्वाड में नहीं है, इसलिए मैंने उनको टीम में नहीं रखा। लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग पिच मिलती है तो वो इश सोडी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक नज़र इंडिया की स्क्वाड और पॉसिबल 11 पर भी डाल लेते हैं। अभिषेक और सैमसन आपको ओपनिंग में दिखेंगे और आपको ये एक्सप्लोजिव स्टार्ट देंगे, अनलाइक शुभमन गिल, जिनका इंजन ही तब स्टार्ट होता था जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला हो। नंबर 3 पर ईशान किशन खेलेंगे और ये सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर भी दिया है। और मुझे लगता है कि अगर तिलक वर्मा इंजर्ड ना भी होते तो वो फिर भी 2-3 मैचेस तो खेलते ही खेलते, क्योंकि वो काफ़ी समय से इंडियन सेटअप के बाहर चल रहे थे। सूर्या द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ च्युइंगम नंबर 4 पर खेलेंगे एंड आई होप कि फाइनली वो टच में आ जाएं, क्योंकि इसके बाद और कोई सीरीज नहीं होने वाली, सीधा वर्ल्ड कप ही होगा। दुबे और हार्दिक आपको नंबर 5 और 6 पर दिखेंगे एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। रिंकू सिंह को मुझे लगता है कि नंबर 7 पर आना चाहिए एज अ फिनिशर, और उनको गेम टाइम की भी बहुत ज़्यादा नीड है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल आएंगे एज स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर।
हर्ष और बुमराह की जोड़ी आपको नंबर 9 और 10 पर दिखेगी। वरुण चक्रवर्ती एज द स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको नंबर 11 पर दिखेंगे। प्लेइंग 11 तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर इंजर्ड तिलक वर्मा को रिप्लेस करने के लिए पहले 3 T20 में आए हैं, और अगर तिलक तब तक भी फिट नहीं होते तो मुझे लगता है कि इनको लास्ट 2 T20 में ट्राई करना चाहिए, ताकि आपके सारे प्लेयर्स रेडी हो जब भी मौका मिले। हर्षित राणा अब रेड डॉट फॉर्म में है, और ये भी हो सकता है कि उनको रिंकू या फिर दुबे की जगह मौका मिले। कुलदीप यादव का बैकअप भी है आपके पास वरुण चक्रवर्ती के लिए। रवि बिश्नोई का भी काफी टाइम बाद कमबैक हुआ है इंडिया की T20 टीम में। उनको इंजर्ड वाशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट में लिया गया है, पर ये एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए था। मे बी कृणाल पांड्या, शहबाज अहमद, रियान पराग, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई नाम सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। मे बी अनुकूल रॉय की तरफ भी एक बार को देखा जा सकता है। मेरी प्रिडिक्शन के तो कुत्ते फेल हो चुके हैं, लेकिन मैं तो हूँ डीठ, मैं फिर भी प्रिडिक्शन करूँगा ही। तो मैं इस बार इंडिया को 3-2 का फेवर देता हूँ। जी भाई, थोड़ी नज़र डाल लेना, मजाक नहीं रहा अब। मैं बता रहा हूँ आपको, जनता माफ़ नहीं करेगी इस बार। उनका तो ओडीआई वाला नंगा नाच देख कर ही दिमाग खराब हो गया था। वैसे नंगे नाच से कुछ और भी ज़्यादा आया। ये तो आ गया रेंज में। द गोट बाबर आजम, सही सुन रहे हो, ये बकरा है बकरा, जिसको ऑस्ट्रेलिया वालों ने उठाया हुआ है। बीबीएल की नई फुल फॉर्म ही बना दी है उन्होंने, बाबर बेइज्जती लीग। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने इसको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, वो अपने बच्चों को बताना चाहते हैं जिंदगी में जो भी बन लेना, इसके जैसा ना बनना। जिंदगी के 30 साल वेस्ट कर लिए, अभी तक इसको यही नहीं पता लगा कि T20 में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी होती। और अब ये टेस्ट भी नहीं खेलता, सीधा ऑक्सीजन का फॉर्मूला बता के चला जाता है। पर क्या करे, बाबर भाई पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने इस नठल्ले को जिम्मेदारी दी है कि उनके सारे अनपढ़ बच्चों को यही पढ़ाए, और ये बेचारा ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताता रह जाता है, क्योंकि इसको खुद को इससे आगे का कुछ नहीं आता। मैं ये मीम लगाता लगाता थक गया हूँ, लेकिन बाबर भाई नहीं थकते, और सारे इस बार क्लैप करेंगे गाइस, क्लैप। क्योंकि बाबर भाई बस 200 रन से ही चूके हैं डबल सेंचुरी से। जो रोहित शर्मा का डबल सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड तोड़ेगा वो बोबजी द किंग ही तो है। बाबर भी लाइक, हमारे पास प्लान तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा भाईजान। देखिए, मोमोस ऑफ द टाइम तो मैं ही वर्ल्ड नंबर 1 बना हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ हैरान मत होना, ये शिवकली की शक्ल का कहीं डॉक्यूमेंट्री ही ना निकाल दे कि मेरी स्ट्रगल देखकर आपको बूस बम्स आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो है, जब मैटर बड़े होते हैं तब किंग बाबर डग आउट में खड़े होते हैं। अब तो बस वो दिन रह गए जब कमेंटेटर्स भी बाबर के आउट होने पर कहें बिग ब्लो फॉर द ओपोजिशन। लोगों के नर्वस 90s होते हैं, इसके नर्वस जीरोस होते हैं। अब तो स्कोर बोर्ड पर बतखों ने भी चलना मना कर दिया है। बचपन में आपने कहानी तो सुनी ही होगी, एक गला हुआ सेब बाकी सारे सेबों को भी गला देता है। और जो प्लास्टिक के किंग ने अपना बबरी वायरस अपने टीममेट्स को भी फैला दिया है। बाकी कुछ हो ना हो, इसके 2 महीने के आटे का जुगाड़ तो पक्का से हो गया है। वीडियो देखते हुए अगर आपको बूस बम्स आ गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।